मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को जो आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ, यानी RAC के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूँ, इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप पढ़ करके, यानी डेली इनको दोहराते रहते हैं 25 से 20 दिन तक, तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप अपने एग्जाम में ज़रूर दे करके आइएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उन सारी चीज़ों को बता दूंगा कि हाँ, आप इस वाले रास्ते पे जाएंगे, इन चीज़ों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट अंदाज में चलता हूँ मैं यानी क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है, यानी इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना है। बहुत बार होता क्या है कि इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो इसका आप परिचय पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बात करता हूं मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद में यहाँ पर द्वितीयक रेफ्रिजरेंट क्या होता है और प्राथमिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आप पढ़कर ज़रूर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक ज़रूर पूछा जाएगा। सो उसके बाद में यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी आप 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, आपके आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हेलोजन यानी हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, यानी हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में, परफेक्ट तरीके से समझाया गया है। सो यहाँ पर R717 के बारे में आप यहाँ के इसके प्रमुख गुण याद कर सकते हैं। 5 से 6 इसको याद कर लीजिएगा, अगर आएगा तो डेफिनेटली इसको आप कर जरूर आएंगे। सो उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर R22 की। दोस्तों, ये सारी गैसेज होती हैं, इन सभी के बारे में आप पढ़कर जरूर जाइएगा। इसका दूसरा नाम फेरोन 22 भी होता है। सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्रमुख गुण के बारे में आप इसको पढ़ने वाले हैं, यानी इसके बारे में आप स्टडी करके जाइएगा। 15-20 दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन बचे हुए हैं। इन डेली रोज़ में आपको इनको रिवीजन करते रहना है और पढ़ते हुए रहना है। अगर इनमें से क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा ही बनेगा इनमें से क्वेश्चन, तो उसको आप ज़रूर पढ़ करके, यानी आप ज़रूर करके आएंगे इसको, है ना। सो उसके बाद में इनकी हानि वगैरह सब आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, यानी होटल रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप पढ़ करके आइएगा। उसके बाद में इसकी हानियाँ और R11 के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। सो उसके बाद में यहाँ पर प्रमुख गुण इसके आप पढ़ लीजिएगा। सारी गैसें जो बता रहा हूँ, R22, R134, ये सारी जो गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनका यूज़ होता है उसमें फ्रिज में, तो यहाँ पर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद में बात करता हूं मैं यहाँ पर R12 की, यानी R12 को भी आप इजीली याद कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसके प्रमुख गुण आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में, इसका दूसरा नाम फेरोन 12 होता है, इसको भी आप याद करके जाएंगे। सो उसके बाद में इसके उपयोग भी आप याद कर लेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। और ये वाला PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप इसका लिंक ज्वाइन कर करके इसको आप देख सकते हैं। सो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। आज मैं आपका दिमाग जो है, जो टेंशन में भरा हुआ है, टेंशनों से आपको भर दिया है उसने, तो खाली कर दूंगा दोस्तों आज पूरा मैं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद में आपको रेफ्रिजरेंट के ऊष्मीय गति के गुण आपको पढ़ लेने हैं, यानी इनके गुण आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सो उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर, यानी नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात, यानी रेफ्रिजरेंट का रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसके बारे में आप ज़रूर से पढ़िएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वाला, यानी रेफ्रिजरेंट के भौतिक गुण के बारे में आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस लिया है, यानी दोस्तों किताबों में से वे चीज़ को निकाला गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड होती है ना। सो उसके बाद में यहाँ पर संपीड़न के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, यानी यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहे हैं इस वाले इसमें संपीड़न यानी कंप्रेसर्स के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वाले स्टेप की अगर मैं और चलता हूँ, तो यहाँ पर संपीड़न का ब्लॉक आरेख निम्नलिखित है। इसका आरेख जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके यहाँ दिखा देता हूँ, इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। सो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं संपीड़क का वर्गीकरण, उसके बाद में संपीड़न के
संपीडन विधि के आधार पर, उसके बाद में संपीडक के कार्यकारी स्ट्रोक की संख्या के आधार पर, उसके बाद में संपीडन चरणों की संख्या के आधार पर, इन सभी को आप अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे और डेली दोस्तों इनको पढ़ते रहेंगे जब तक कि आपके एग्जाम ना आ जाए, है ना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में चालान यानी चालन प्रणाली के आधार पर इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्राथमिक चालन के लोकेशन के आधार पर। सो उसके बाद में आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, संपीड़न के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में पश्चाग्र संपीड़न यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, यानी आप यहाँ पे अपकेंद्रीय संपीड़क क्या होता है, कंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ेगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करूँ आपसे, यानी इस चीज़ को आप देख रहे हो घुमाव संपीड़न यानी रोटेटरी कंप्रेसर के बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। उसके बारे में यानी यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया है रूट ब्लोअर संपीड़क यानी रूट ब्लोअर कंप्रेसर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसलिए आपकी वजह से मैं इस वीडियो को बहुत छोटा कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें भी आ जाएँ आपके दिमाग में और आप इसको इजीली तैयार कर सकें दिन प्रतिदिन। उसके बाद में यहाँ पर चौथा यानी स्क्रू संपीड़न के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, स्क्रू संपीड़न के बारे में। उसके बाद में यानी संघनित्र क्या होता है यानी कंडेंसर के बारे में यहाँ पर ब्रीफली में स्टडी की गई है, तो इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद में यहाँ पर संघनित्र का चयन किस तरीके से करते हैं, इस तरीके को यानी इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दिखाया गया है वाष्पित्र किस तरीके से करते हैं, इवेपोरेटर। उसके बाद में इसका परिचय यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है, यानी इसका ये फिगर है इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करेंगे। वाष्पित की क्रियाविधि क्या होती है, वर्किंग ऑफ एन एवेपोरेटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यानी वाष्पित की क्षमता, तो वाष्पित्र की क्षमता क्या होती है यानी कैपेसिटी ऑफ एन एवेपोरेटर, तो इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद में वाष्पित्र के प्रकार यानी टाइप ऑफ एवेपोरेटर। उसके बाद में यहाँ पर 3-4 इसके प्रकार आपको पढ़ लेने हैं। डूबा हुआ वाष्पित्र यानी फ्लूइड टाइप एवेपोरेटर। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रसारण वाल्व के बारे में यानी एक्सपेंशन वाल्व के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके बाद में यहाँ पर हस्त प्रसारक वाल्व के बारे में यानी हैंड एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में आप यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। परिचय यानी साइक्रोमीटर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साइक्रो चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ आप स्टडी यानी इसके ऊपर आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में। एंथैल्पी क्या होता है, आदर वाल्व क्या होता है, सब के बारे में आप इसको ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट वाले स्टेप की ओर चलता हूँ तो यहाँ पर साइक्रोमीटर प्रक्रम के बारे में आप समझ सकते हैं। उसके बाद में वायु धारा का मिश्रण आप समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शीतलन एवं नियाद्रीकरण के बारे में यानी कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है, डिह्यूमिडिफिकेशंस इस तरीके से लिखा हुआ, कुछ हार्ड वर्ड है तो बोला नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आसान तरीके से बताया गया है। उसके बारे में यहाँ पर ऑटो डिफ्रोस्ट के बारे में यानी ऑटो डिफ्रोस्ट के बारे में आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप हानि और लाभ ज़रूर पढ़िएगा इसके, और यहाँ पर ब्लास्ट कूलिंग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, स्टार रेटिंग के बारे में आप पढ़िएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको यानी सारांश क्या होता है, समरी क्या होती है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।